अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे, आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। इस वीडियो में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरीनर का पार्ट 7 यानी कि लास्ट पार्ट जो है उसको पेश किया जाएगा। और जैसा कि जो रेगुलर व्यूवर्स हैं इस चैनल के वो तो जानते हैं कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस नज़म को शायर ने 7 हिस्सों में तकसीम किया है और मैंने भी नज़म के हर हिस्से के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड की है, इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में। मज़ीद ये कि तमाम वीडियोस को मैंने एक तरतीब से 2 प्लेलिस्ट में कंपाइल भी किया है। उनमें से एक प्लेलिस्ट जो है वो उसमें सारी वीडियोस इंग्लिश में हैं और दूसरी में उर्दू हिंदी डबिंग के साथ। तो जिस ज़ुबान में आप कहानी सुनना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का आगाज़। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। पार्ट 7 शुरू करने से पहले एक बार फिर यही कहूँगी कि अगर आपने पहले 6 पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी तो वो आसानी से आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, पहले उन्हें देख लें ताकि पार्ट 7 को समझने में आपको आसानी हो। नज़म के पार्ट 6 के एंड पर हमने देखा था कि फाइनली मैरीनर जो है वो एक थका देने वाले और अजियतनाक सफ़र के बाद अपने मुल्क में पहुंच जाता है और अपने मुल्क की बंदरगाह देखकर वो बहुत खुश होता है, अपने रब का शुक्र अदा करता है। पार्ट 7 यानी कि फाइनल एपिसोड का आगाज़ एक हर्मिट, एक प्रीस्ट या एक दरवेश के डिस्क्रिप्शन से होता है। मैरीनर हमें बताता है कि उसकी मुलाकात एक दरवेश से होती है और उसके ज़िंदगी गुजारने का सादा सा अंदाज़ और उसका इबादत करने का अंदाज़ मैरीनर को बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ वो दरवेश मैरीनर को बताता है कि वो अपने छोटे लड़के यानी पायलट बॉय के साथ अपनी कश्ती में कहीं जा रहा था तो उसे दूर से एक कुरमसी रंग की रोशनी नज़र आती है और साथ ही वहाँ एक जहाज़ टूटा फूटा सा नज़र आता है। वो दरवेश मैरीनर को बताता है कि जैसे ही वो उस जहाज़ के करीब आया तो कुरमसी रंग की रोशनी गायब हो गई और वहाँ बाकी रह गया सिर्फ खस्ता हाल टूटा फूटा सा एक जहाज़। उस दरवेश को ये बात भी बड़ी अजीब लगी कि जब उसने जहाज़ में आवाज़ देकर पूछने की कोशिश की कि क्या वहाँ कोई मौजूद है तो उसे जहाज़ से कोई भी आवाज़ ना आई। दरवेश ने उस जैसा खस्ता हाल और टूटा हुआ जहाज़ अपनी सारी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। दरवेश के साथ मौजूद छोटा लड़का भी यही कहता है कि उसे भी वो जहाज़ एक शैतानी जहाज़ जैसा लगा था और वो उसके करीब नहीं जाना चाहता था। ये दरवेश ही था जिसके कहने पर उसने अपनी कश्ती जहाज़ की तरफ मोड़ दी थी। जहाज़ के करीब पहुंचने पर दरवेश और लड़के को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और उस खौफनाक आवाज़ के आते ही सामने मौजूद बड़ा सा जहाज़ डूबने लगता है और जहाज़ पर मौजूद वाहिद जिंदा शख्स यानी कि मैरीनर उन्हें पानी की सतह पर तैरते हुए मिलता है, जिसे कि वो पहली नज़र में मुर्दा समझते हैं। एक तरफ तो इन्हें पानी की सतह पर मैरीनर तैरता हुआ बेहोशी की हालत में मिलता है, जबकि दूसरी तरफ जहाज़ के डूबने की वजह से पानी में एक बड़ा भंवर पैदा हो गया था और दरवेश और पायलट बॉय की कश्ती उस गर्ताब में फंस गई थी। दरवेश और पायलट बॉय की कश्ती उस गर्ताब में गोल गोल घूम रही थी, पर जैसे तैसे करके वो मैरीनर की जान बचाते हुए उसे अपनी कश्ती में बिठाते हैं और अपनी कश्ती को भी उस गर्ताब से निकालने की हतुल इम्कान कोशिश करते हैं। पहले तो वो दोनों ही मैरीनर को मुर्दा समझ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैरीनर को होश आना शुरू होती है तो वो रब का शुक्र अदा करते हैं। आखिरकार दरवेश और पायलट बॉय की कोशिशों की वजह से मैरीनर अपने मुल्क के साहिल पर बाहिफाजत पहुंच जाता है। अपनी ज़मीन पर सही सलामत पहुंचने के बाद मैरीनर अपने आप को दरवेश के हवाले कर देता है और कहता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और वो उसके लिए दुआ करें। मैरीनर दरवेश से कहता है कि वो उसके लिए माफ़ी की दुआ करे और जब दरवेश मैरीनर से पूछता है कि उसने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया है जिसकी वो माफ़ी मांगना चाहता है, तब मैरीनर उसे अपने सफ़र की सारी कहानी सुनाता है और उस कहानी को सुनाने के बाद और अपने गुनाह को तस्लीम करने के बाद वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगता है। ऐसे लगता है जैसे उसके दिल से कोई बड़ा सा बोझ उतर गया हो। और फिर मैरीनर वेडिगेस को बताता है कि ये पहला मौका था कि जब ज़िंदगी में उसने अपनी कहानी पहली बार दरवेश को सुनाई और अपने आप को हल्का महसूस किया। उसके बाद वो नगरी नगरी ऐसे ही घूमता है, अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी शख्स को चुनता है और उसके पास खुदा दाद सलाहतें मौजूद हैं कि उसको पता चल जाता है कि कौन सा शख्स उसकी कहानी सुनेगा और कौन सा नहीं। वो एक सही शख्स को अपनी कहानी सुनाने के लिए चुनता है
اور پھر اپنی ساری کہانی شروع سے آخر تک اس کو بتاتا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد اس کو دل کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ میرینر کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی معافی کے لیے قدرت نے اسی طریقے کا انتخاب کیا ہے۔ میرینر کہانی سنانے کے بعد ویڈنگ گیسٹ کو خدا حافظ ان الفاظ کے ساتھ کہتا ہے کہ انسان کی بہترین دعا یہی ہے کہ وہ خدا کی مخلوق سے محبت کرے، چاہے پھر وہ کوئی انسان ہو، جانور، پرندہ یا کوئی درندہ، کیونکہ خدا کو اپنی بنائی ہر شے، ہر مخلوق پیاری ہے۔ وہی شخص اچھی دعا کر سکتا ہے جو خدا کی مخلوق سے محبت کر سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ سبق تھا جو میرینر نے اپنے تکلیف دہ سفر کے بعد سیکھا تھا، اور یہی وہ سبق تھا جو دوسروں کو بتانے سے اس کے دل کو سکون ملتا۔ اس کے بعد میرینر تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ویڈنگ گیسٹ وہیں پر سوچوں میں ابھی تک گم تھا۔ بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی شادی ہو رہی ہے اور اپنے اختتام پہ پہنچنے والی ہے، لیکن ویڈنگ گیسٹ اس شادی میں شرکت کیے بغیر ہی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دراصل وہ کسی گہری سوچ میں تھا، اور صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کا اداس ترین انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ایک عقل مند اور دانش مند انسان بھی ہے، کیونکہ اس کے پاس اب زندگی کا ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دا رائم آف دی اینشینٹ میرینر بائی ٹی ایس کولرج کا ہوتا ہے اختتام۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے کہانی بہت اچھی لگتی ہے یہ، اسی لیے میں نے اس کو لٹریچر آؤٹ اسٹینڈنگ کا حصہ بنایا۔ پراپر اس میں بگننگ، مڈل اینڈ موجود ہے۔ ایکچولی کولرج کے دور میں یہ وائٹ سٹوریز یا اس طرح سے سمندری سفر والی کہانیاں تو بہت عام تھی، لیکن جس طرح سے اس نے سپر نیچرلزم اور نیچرلزم کے ریلمز کو آپس میں ملایا ہے اور ایک خوبصورت کہانی اچھے اخلاق کے سبق کے ساتھ پیش کی ہے، وہ بہت ڈفرینٹ تھا۔ اور کولرج کا جو سپر نیچرلزم کا سٹائل ہے، انڈائریکٹ بٹوین دی لائنز، وہ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ مجھے ہمیشہ پسند ہے۔ کہانی کی جو ٹیکسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے، تو اگر آپ اس پوئم کو پڑھنا چاہیں، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھنا چاہیں، آپ کو پوئٹری وغیرہ پڑھنا پسند ہے، تو گوگل پہ آپ کو آسانی سے وہ مل جائے گی، آپ اس کو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں، بہت مشکل انگلش نہیں ہوگی۔ دوسری صورت میں نے 7 پارٹ 7 ویڈیوز میں اپلوڈ کر دیے ہیں، انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں۔ پلے لسٹ میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، تو آپ وہ جا کے دیکھ لیجئے گا، میں نے میکسیمم ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی اگر نظم کے بارے میں بات کرنا شروع کریں تو ویڈیو اور زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں یہیں پر ویڈیو کو اختتام کروں گی اس بات کے ساتھ کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، اسے شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ، اور میں مزید اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی۔ سپورٹ کرنے کے لیے تھینک یو ویری مچ، اور ایک دفعہ پھر چینل کو دیکھنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ۔ اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔